नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसका भाग 3 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने इस सीरीज का 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। प्रत्येक पार्ट में हम 40 बेहतरीन प्रश्नों को कवर करवाते हैं जो आपके सामान्य अध्ययन के बन सकते हैं रेलवे की परीक्षा के लिए। तो यह हमारा इस सीरीज का भाग 3 है। आइए बिना किसी देरी किए 40 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की बात हो रही है। किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम था लीला सेठ, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी हो जाएगा। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, फातिमा बीबी। ये जो हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। लोकसभा की जो है पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी। तो इन तीनों लोगों के बारे में आपको याद रखना है। लीला सेठ किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। वहीं मीरा कुमार जो है लोकसभा स्पीकर थी, पहली महिला। तो इनके बारे में आप याद रखिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, मीरा कुमार। ये फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में जिस समय रॉलेक्ट एक्ट लागू किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, रॉलेक्ट एक्ट आपका मार्च 1919 में लागू किया गया था। जब यह रॉलेक्ट एक्ट लागू किया गया था तो इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चेम्सफोर्ड के समय ही रॉलेक्ट एक्ट लाया गया था, मार्च 1919 में। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस भाग में, किस पार्ट में जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस भाग में किए गए हैं? तो आप याद रखिएगा, भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है प्रावधान किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अनुसूची की बात करें, शेड्यूल की बात करें, तो 11वीं हमारे भारतीय संविधान की जो अनुसूची 11वीं है उसका संबंध जो है पंचायती राज से है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भाग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर सेल। आप याद रखिएगा, फायर अलार्म में जो है सौर सेल का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र में शामिल नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि जो भारत का प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ वाला एरिया है, इसमें किसको शामिल नहीं किया जाएगा? इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो मन्नार की खाड़ी आपकी कोरल रीफ के अंतर्गत आती है, कच्छ की खाड़ी भी आपकी कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति के अंतर्गत आती है, और लक्षद्वीप भी जो है आपका प्रवाल भित्ति से ही बना हुआ एक द्वीप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन जो है प्रवाल भित्ति क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन का जो डेल्टा है यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर जो है यह डेल्टा बना है, सुंदरवन का डेल्टा, तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। गुप्त काल में जो है सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिदक भागम। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बिदक भागम। आप इसके बारे में याद रखिएगा। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन, यह कब किया गया था? तो आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है यह 1 जनवरी 1949 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा,
1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना करी गई थी। वहीं इसका जो नेशनलाइजेशन है, इसका जो राष्ट्रीयकरण है, यह 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तथा जब इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को, तो उस समय आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो कौन बनाए गए थे, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसका जवाब आपको देना है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ये सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वहीं आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था। यहाँ पे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात हो रही है। इस प्रश्न के माध्यम से आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे कि पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था यह देविका रानी रोरिक को दिया गया था, ये प्रश्न आपका तैयार हो गया। वहीं किस वर्ष में दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1969 में देविका रानी रोरिक को जो है पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूना पैक्ट किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। पूना पैक्ट, पूना समझौता की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इसके बारे में आप याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य यह पूना पैक्ट हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इनके बदले मदन मोहन मालवीय ने जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो पूना पैक्ट हुआ था, जो पूना का समझौता हुआ था, यह 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। लेकिन इस पूना पैक्ट पे महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इनकी जगह पर, इनके बिहाफ पर हस्ताक्षर किया गया था। किसके द्वारा, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 सितंबर 1932 को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो हिंदी भाषा के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था यह किसको दिया गया था, तो आप याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी एक रचना थी जिसका नाम है चिदम्बरा। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इनकी एक रचना थी चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए ही सुमित्रा नंदन पंत को जो है 1968 में, किस वर्ष में, तो 1968 में हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे नोट करिएगा आप, हिंदी भाषा की यहाँ पे बात हो रही है, तो सुमित्रा नंदन पंत को इनकी कृति चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो इसका आंसर आपका अलग हो जाएगा। तो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था दिया गया था जी शंकर कुरूप को। किसको, तो जी शंकर कुरूप को जो है 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ आपको स्रोत दिया गया है और एक तरफ उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है यह दिया गया है। तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो सिरका किस में पाया जाता है, तो सिरका जो है एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। मतलब एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। तो एक आपका 1 हो जाएगा। इमली में आपका टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। इमली में क्या हो जाएगा, तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाएगा, यानी कि सी का आपका 4 हो जाएगा। वहीं संतरा में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, यानी कि डी का आपका 2 हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुंधति रॉय, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुंधति रॉय की यह पुस्तक थी।
भारत में नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक जो आयु सीमा है वह कितनी रखी गई है? तो भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए 100% सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था यह कब हुआ था? यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था यह कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 1931 में जो है आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको याद रखना है कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे ये 3 हुए थे। पहला कब हुआ था? तो पहला आपका नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था, पहला वाला। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, पहला वाला कब हुआ था? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक आपका चला था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और पहला वाला। वहीं दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा वाला आपका हुआ था, दूसरा की भी डेट आप याद कर लीजिएगा, सितंबर 1931 से जो है दिसंबर 1931 तक आपका दूसरा हुआ था। वहीं तीसरा कब हुआ था? तो तीसरा आपका 1932 में हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिए, तीसरा वाला कब हुआ था? तो नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो तीनों की डेट आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला जो गोलमेज सम्मेलन था यह नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक हुआ था। वहीं जो तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था यह आपका नवंबर 1932 से जो है दिसंबर 1932 तक चला था। वहीं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो लंदन में। कहाँ पर? तो लंदन में जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके आयोजित किए गए थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। वही महात्मा गांधी ने केवल दूसरे वाले, जो सेकेंड वाला गोलमेज सम्मेलन था, केवल उसमें जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तथा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, जो रैमजे मैकडोनाल्ड था यह तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस पंचवर्षीय योजना का संबंध जो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल से है? आपको बताना है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसका संबंध जो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी यह 1992 से लेके 1997 तक चली थी। तथा यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप याद रखिएगा, हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से 56 तक चली थी। वहीं दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कब से कब तक चली थी दूसरी वाली? तो 1956 से लेकर 1961 तक। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। पहली पंचवर्षीय योजना हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी, 1951 से 1956 तक चली थी। दूसरी चली थी आपकी 1956 से 1961 तक, और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। वहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1992 से लेकर 1997 तक चली थी, और यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाओं की अलग से क्लास मैं आपको दे दूंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, रेलवे की परीक्षा में या अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अलग से एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको आप याद कर लीजिए। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिवस को जो है किस दिन को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पूर्ण स्वराज दिवस है यह किस दिन को घोषित किया गया था कांग्रेस के द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को हम किस नाम से जानते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि इनको किस की उपाधि दी गई थी।
तो लोकनायक आप याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा गया। तो इसके बारे में आप याद रखिए, यानी कि लोकनायक की जो है इनको उपाधि दी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किस स्थान से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा से। धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन स्थल है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यहीं से जो है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। धौलावीरा की लोकेशन कहाँ पर है? तो यह गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, गुजरात में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निरंजना नदी के तट पर जो है किसे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो निरंजना नदी थी इसके तट पर जो है किसको कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध को। आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को जो है निरंजना नदी के तट पर जो है एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस निरंजना नदी को हम फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं महावीर स्वामी को जो है किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो रीजुपालिका। तो दोनों आपको याद रखना है। रीजुपालिका नदी के तट पर जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं गौतम बुद्ध को जो है जो ज्ञान की प्राप्ति थी यह निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी के तट पर हुई थी। निरंजना नदी को उस समय जो है फल्गु नदी भी कहा जाता था। तो ये फैक्ट आप याद रखिए कि दोनों में से कोई एक पूछे, मतलब दोनों ही नाम आपको याद रखने, निरंजना नदी या फल्गु नदी, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और चालुक्यों की पहली राजधानी क्या थी? चालुक्यों की जो पहली राजधानी थी वह क्या थी, आपसे पूछी गई है। तो पहली राजधानी इनकी ऐहोल थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाद में इनकी राजधानी को स्थानांतरित करके बादामी बना दिया गया था, लेकिन इनकी जो पहली राजधानी थी वह ऐहोल ही थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अल्फांजो जो है कहाँ का आम है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? तो अल्फांजो जो है महाराष्ट्र का आम है और इसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फजली जल्दालू कहाँ का आम है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? यहाँ पे जल्दालू आम की बात हो रही है। तो जल्दालू आम कहाँ का है? तो यह बिहार का है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और रेहला जो है किसकी कृति है? रेहला की यहाँ पे बात हो रही है। रेहला जो है किसकी कृति है? तो यह एक मेनली यात्रा वृत्तांत है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा? तो इब्न बतूता के द्वारा। किसके द्वारा? तो इब्न बतूता, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो यह मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को देश का यह रहने वाला था इब्न बतूता, और इसी का जो यात्रा वृत्तांत है उसको हम रेहला के नाम से जानते हैं, और रेहला को जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, अल बरूनी। इसकी भी एक रचना है जो एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी? तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, दोनों एक ही है। तहकीक हिंद या इसको आप किताबुल हिंद कह लीजिए। यह किसकी कृति है? तो अल बरूनी की है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो अल बरूनी था महमूद गजनवी के समय भारत आया हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के समय भारत आया था, और इसकी कृति का क्या नाम है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद इसको बोलते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैडम कामा ने भारत का जो झंडा था, स्वतंत्रता ध्वज जो था, उसको कहाँ पर फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा भारत का जो तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज था इसको फहराया गया था जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनमें से किस कारक पर जो है तारों का रंग निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है उनके तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तापमान पर। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि राइबोफ्लेविन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो आप याद रखिएगा, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वह राइबोफ्लेविन है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है?
तो विटामिन B2 को ही हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। और विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, किलोसिस, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, पेलाग्रा की बीमारी किसकी कमी से होती है, तो जो पेलाग्रा बीमारी होती है यह विटामिन B3 की कमी से होती है। विटामिन B3 को हम बोलते हैं नियासिन, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी गैस जो है गुब्बारे में भरी जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि हीलियम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो आप याद रखिएगा 2011 की जनगणना की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वह लक्षद्वीप था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। और निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध जो है कंटीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिकता निधि से है, तो 267 आप याद रखिएगा, आर्टिकल 267 का संबंध जो है कंटीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिकता निधि से है, तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। लाठी क्लब की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने जो है लाठी क्लब की स्थापना करी थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और खोपड़ी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, क्रेनियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत जो है खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट कौन सा है इसमें से, तो आप याद रखिएगा भारत के अंदर स्थापित जो पहला एटॉमिक प्लांट था उसका नाम था तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट एटॉमिक प्लांट हैं उनको मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो तारापुर पहला था जो महाराष्ट्र में है, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अरावत भाता आपका राजस्थान में इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। काकरापारा गुजरात में इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और जैतपुरा आपका महाराष्ट्र में है, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। नरौना जो है उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। कैगा आपका कर्नाटक में और इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। और कुडानकुलम आपका तमिलनाडु में है जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, और एक तरफ आपको घास के मैदान दिए गए हैं और एक तरफ वो किस देश में या किस क्षेत्र में अवस्थित है वह दिया गया है। तो इसमें आपको बताना क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। सवाना जो घास का मैदान है आपको अफ्रीका में मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में है, बिल्कुल सही है। लानोस घास के मैदान आपको मिलेंगे कहाँ पर, तो जो लानोस घास के मैदान है वेनेजुएला में, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो डाउन्स घास के मैदान ये आपके अफ्रीका में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में आपके डाउन्स घास का मैदान देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो डाउन्स घास का मैदान है यह ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है, तो वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में जो है वेल्ड घास का मैदान है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ आर्द्रभूमि क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ वो कहाँ पर स्थित है वह दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित, मतलब इसको सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो डिपोर बिल जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है आपको देखने को मिलेगा असम में, यानी कि ए का आपका 1 हो जाएगा। रेणुका झील जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है यह आपको कहाँ पर मिलेगा, तो रेणुका झील यह हिमाचल प्रदेश में, यानी कि बी का आपका 2 हो जाएगा। रुद्रसागर झील आपकी त्रिपुरा में है, यानी कि सी का आपका 3 हो जाएगा। भोज आर्द्रभूमि क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में, यानी कि डी का आपका हो जाएगा 4, डी का 4, यानी कि सभी आपके आमने सामने ही दिए गए हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और एक तरफ आपके फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए गए हैं, संबंधित व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, उनकी कौन सी रचना है, उनके द्वारा कौन सी
पुस्तक लिखी गई है वह दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो आइए देख लेते हैं। अबुल कलाम आज़ाद की रचना कौन सी है? हिंद स्वराज। यह गलत दिया गया है, यह पहला सुमेलित नहीं है। हिंद स्वराज किसकी रचना? तो महात्मा गांधी की, जिसके बारे में आप देखिएगा गांधी जी की रचना है आपकी हिंद स्वराज। तो पहला आपका सुमेलित नहीं है। और न्यू इंडिया किसकी रचना है? तो एनी बेसेंट की है। तो दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो एनी बेसेंट के द्वारा। तो दूसरा आपका सही दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक की कृति आपकी कॉमनवेल्थ है, गलत है, ये यहाँ पे है। कॉमनवेल्थ किसकी रचना है? तो यह भी एनी बेसेंट की है। तो इसके बारे में भी आप याद देखिएगा। कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट की ही एक पुस्तक थी, एक रचना थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं महात्मा गांधी के सामने दिया गया इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि गलत दिया गया है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे अबुल कलाम आज़ाद। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सुमेलित था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इन दिनों की संपादक थी एनी बेसेंट। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। इन दोनों के रचनाकार कौन है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की, तो एनी बेसेंट। इसके बारे में आप याद देखिएगा। एक न्यू इंडिया हो गया जो कि आपका एनी बेसेंट की कृति है, एक आपका यंग इंडिया है। दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक न्यू इंडिया है और एक यंग इंडिया है। तो न्यू इंडिया आपका हो जाएगा एनी बेसेंट का और यंग इंडिया हो जाएगा आपका महात्मा गांधी का। तो दोनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्न में से किस भवन में ब्रिटेन की महारानी रहती हैं? आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्रिटेन की जो महारानी है यह बकिंगम पैलेस में रहती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। वहीं 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं, और वाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक तरफ आपको यहाँ पे अगला प्रश्न है, इसमें दर्रा दिया गया है और एक तरफ किस राज्य में वो स्थित वह दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। लिपुलेख दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, यह आपका गलत दिया गया है। हिमाचल में नहीं है बल्कि आपका उत्तराखंड में है। पहला वाला आपका सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों आपके सुमेलित हैं। तुजू दर्रा आपका मणिपुर में है, माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है, और दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जो लिपुलेख था यह सुमेलित नहीं था। लिपुलेख जो है आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा दर्रा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आज के सेशन के लास्ट 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। एक तरफ कुछ संस्थाएं दी गई हैं और एक तरफ उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना थी यह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। शारदा सदन की स्थापना पंडिता रामाबाई के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही दिया गया है। हिंदू महासभा की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने नहीं करी थी, बल्कि किसने करी थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है हिंदू महासभा की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो डुरंड रेखा है यह किसके कार्यकाल में खींची गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो डुरंड रेखा है इसका जो निर्धारण था यह लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंसडाउन के कार्यकाल में। तो इस प्रकार से 40 बेहतरीन प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। यह सीरीज आपके एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको डेली बेसिस पर आपको फॉलो करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।